कविगण कुछ रसिकता में आ जाते हैं और मैं कुछ उस तरह के पेय पदार्थों का सेवन कभी नहीं कर सकता और मैं वहाँ बैठ नहीं सकता। ये समुदाय बहुत उच्च कोटि का समुदाय माना जाता है। समाज को एक दिशा देते हैं, विचार देते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के लोग कैसे दिशा देंगे। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आप बरेली कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एसपी मौर्य साहब। विभाग अध्यक्ष होने के साथ साथ आप कई किताबें भी लिख चुके हैं और आप राष्ट्रवादी कवि हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कवि सम्मेलन या मुशायरों के मंच की बात करें तो माल भी है और माला भी है जी, लेकिन आपने इन मंचों पर जाना क्यों बंद कर दिया? ये एक बहुत बड़ी कहानी है वसीम भाई। देखिए, आर्थिक दृष्टि से जहाँ तक रोजगार की आपने बात की, रोजगार के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। और मैं तो भगवान की कृपा से स्वतः ही एक बहुत ही अच्छे संस्थान में इतना बड़े पद पर हूँ और भगवान की कृपा से अच्छा वेतन मिलता है और मैं संतुष्ट प्राणी हूँ, संतुष्ट जीव हूँ। लिखने की जहाँ तक बात है, जहाँ तक सृजन की बात है, मैं अनवरत रूप से लिख रहा हूँ और मैंने अपनी कलम को कभी रुकने नहीं दिया है। कवि सम्मेलन की जहाँ तक बात है, वो एक ऐसी बात है जो मैं बहुत वर्षों से छिपाए हूँ। और मुझे एक कवि सम्मेलन में मैं गया था और आदरणीय बलवीर सिंह रंग जी को सभी लोग जानते हैं, उनके साथ मैं आया था और डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी, उर्मलेश जी, सोम ठाकुर, बहुत सारे हमारे साथ में सभी लोग थे, मित्रगण थे। तो कुछ इस तरह का हुआ वहाँ कि आप लोग सब जानते हैं कि कई बार कविगण कुछ रसिकता में आ जाते हैं और मैं कुछ उस तरह के पेय पदार्थों का सेवन कभी नहीं कर सकता और मैं वहाँ बैठ नहीं सकता। तो दुर्गंध के कारण मुझे बमन हो जाती है। तो उस दृश्य को देख करके मुझे वितृष्णा हुई एक तरह से। तो मेरे मन में ये आया कि भाई ये समुदाय बहुत उच्च कोटि का समुदाय माना जाता है। समाज को एक दिशा देते हैं, विचार देते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के लोग कैसे दिशा देंगे। खैर, वो तात्कालिक बात थी और उसी वजह से मैंने आना छोड़ दिया और लिखना कभी नहीं छोड़ा। तो इस दृष्टि से मेरे अंदर कोई ऐसी वासना नहीं थी कि मुझे बहुत अच्छा कहीं सम्मान मिलेगा या कहीं कोई बहुत बड़ा अर्थ की दृष्टि से अर्जन होगा। तो वो तो ऑलरेडी मुझे पहले से ही प्राप्त था। ये कब की बात होगी जब आपने इस तरह का माहौल? लगभग ये सन 1985 के लगभग की बात है। ये कवि सम्मेलन का मंच? कवि सम्मेलन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हम लोग आते जाते थे और ये बात यही बरेली की ही है। अच्छा। तो एक होटल है यहाँ अयूब खां चौराहे पर, वहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, बहुत सारे कविगण थे। तो इस तरह की कोई एक घटना घटित हुई, उससे मुझे वितृष्णा हो गई और मैं उस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि कुछ लोगों को ये बात अखर सकती है। और इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि बचपन से मैं बहुत विशुद्ध संस्कारों का व्यक्ति रहा हूँ और अध्यात्म और धर्म के आचरण को जीता हूँ। आचरण से मैं अपने जीवन को संतुष्ट करता हूँ, रखता हूँ। तो इस दृष्टि से मेरा वो विचार था। आज भी लोग सब वो करते हैं और मैं भी कवि सम्मेलन में कभी कभी चला जाता हूँ, लेकिन कोई ऐसा मेरा दृष्टिकोण नहीं है कि मैं अर्जन के लिए या कहीं आजीविका के लिए ऐसा करता हूँ। आपका मन वहाँ से खट्टा हुआ कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है या जो एक चीज़ वो ऐसी है कि पर्दे के पीछे की चीज़ है। जी। अगर हम बात करें तो जो भी बड़े नाम हैं, चाहे वो कवियों में हो या शायरों में हो, उनको देखने के बाद और फिर अगर हम और पीछे लौटें, चाहे 1857 की बात करें या आज़ादी स्वतंत्र संग्राम की बात करें, तो उसमें कवियों ने और शायरों ने भी आगे बढ़ने के बाद हिस्सा लिया और अपने कैरेक्टर के साथ साथ अपनी रचनाओं से एक ऐसा माहौल बनाया कि जिसने हमारे देश को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है।
तो उनको लेकर जब कोई इस तरह की चीज़, वैसे भी जैसे आपने कहा आपको बुरा लगा और लगना भी चाहिए था, ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उनको लेकर अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है कि जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं और फिर वो बड़े नाम होते हैं, जैसे हम सामने से देखते हैं कि वो बहुत आदर्शवादी होते हैं, उनको लेकर समाज में एक बहुत अच्छे भाव से उन्हें देखा जाता है, लेकिन जब ये सब चीज़ें होती हैं तो कभी अच्छा फिर ये हिस्सा बन गई, अगर आप देखें तो कवि सम्मेलन या मुशायरों का ये हिस्सा बन गई जी। तो ये समाज ने स्वीकार किया या जो उसके आयोजक थे उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा हो रहा है तो इसको होने दिया जाए? इस विषय पर बहुत विनम्रतापूर्वक ये बात आपके स्टूडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि ये बात आचरण से जुड़ी हुई है, ये नैतिकता से जुड़ी हुई बात है और ये नीति से जुड़ी हुई बात है। यहाँ ना तो अर्थ का कहीं कोई मान है, ना कहीं कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की कोई बात यहाँ मान रखती है अपना। ये बहुत बड़ा विषय है, ये चरित्र का विषय है और चरित्र की दृष्टि से हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि आचारहीनम वेदापि न पुनन्ति। जिसका आचरण ठीक नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो सामान्य कविता और कवि सम्मेलन की तो बात ही क्या कही जाए। तो यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए सरदार पूर्ण सिंह जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, राजा में फकीर छिपा हुआ है और फकीर में राजा छिपा हुआ है। चरित्र की दृष्टि से कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत यशस्वी व्यक्ति ऊपर से दिखाई देता हो, तो चरित्र की दृष्टि से वो भी हेय हो सकता है, वो भी हीन हो सकता है। तो इस दृष्टि से अगर कसौटी पर हम इस दृष्टि से कसते हैं तो मेरे विचार से मैंने जो समझा उस पर मुझे गर्व है और मैं कभी उस बात को लेकर के कभी ऐसा अनुभव नहीं करता कि मैंने ठीक नहीं किया। यद्यपि भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन मुझे कभी उसका कोई संकोच, कभी कोई ग्लानि नहीं होती है, क्योंकि मैंने जो उस समय मुझे करना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जीता हूँ और जिसको मैं प्रश्रय देता हूँ, जिसको मान देता हूँ, वो वही बात थी, आचरण की बात थी और आज भी मैं वैसा ही समझता हूँ। इसीलिए मैं वास्तव में उसी को कवि समझता हूँ। कवि के विषय में हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वो बहुत बड़ा होता है और जो स्वयं से बड़ा होता है वही दूसरों को बड़ा कर सकता है, और जो स्वयं से बड़ा नहीं है वो दूसरों को बड़ा कैसे कर सकता है। आज समाज में हम जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और अगर हम समाज को प्रभावित नहीं कर पाते, समाज के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाते, समाज की आंखों में हम सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते सचमुच, तो हम उसको बदल कैसे सकते हैं, उसको दिशा कैसे दे सकते हैं। और अगर हम दिशा नहीं दे सकते हैं तो हमारा कवि होना, साहित्यकार होना सार्थक नहीं है। रसिकता की बात दूसरी है, मनोरंजन की बात दूसरी है, और एक तात्कालिक तौर पर कोई अर्थ उपार्जन कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन ये नैतिकता और चरित्र की बात है। तो इस दृष्टि से यही सच है कि वास्तव में वही कवि हो सकता है, वही साहित्यकार हो सकता है, वही समाज का निर्माता हो सकता है, समाज को दिशा दे सकता है, जो अपने जीवन को, अपने आचरण को पवित्र रखता है और उस पवित्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने की क्षमता रखता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सवाल मेरे मन में भी आया था, बहुत पहले आया था, आज मैंने आपसे किया है। और मैंने आप ही के यहाँ से जो उर्दू से निकले हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जब उनसे पूछा, क्योंकि उनके बारे में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जानता था कि जो कम लोगों को पता होंगी, तो मुझे लगा कि जिस तरह आपने रखा कि आपने तो मंच ही छोड़ दिया इस खराबी की वजह से, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि क्या वजह रही जो आप अपना दामन वहाँ से बचा कर निकल आए, जिससे आप पर वो इल्ज़ाम कभी नहीं लगा कि आपने वहाँ पे कोई इस तरह का सेवन किया हो या आपका कैरेक्टर इस तरह का रहा हो जी। तो वो थोड़ा से सचुकाए तो, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ये बताया। फिर उनका वो शेर भी है कि जैसे उनका एक शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शेर उनका तभी आया कि जब उनके साथ इस तरह की कंडीशन एक बार कश्मीर के मुशायरे में पैदा हुई जी। कि जहाँ उन्हें इस तरह से मजबूर किया गया,
लेकिन वो ये सलीका जानते थे कि कहाँ कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, तो वो वहाँ से बचकर निकल आए। तो इस तरह के उदाहरण हमें बहुत कम मिलते हैं, जैसे आप हैं, वसीम बरेलवी हो। लेकिन अगर हम देखें तो अगर ये बात करें बड़े साहित्यकारों की या बड़े कवियों की, तो उन्हें तो क्रांति का दूत कहा जाता है कि अगर क्रांति आ सकती है, जैसे हम उम्मीदें जताते हैं कि एक और क्रांति की ज़रूरत है, तो ये क्रांति अगर हम देखें तो वहीं से आ सकती है कि उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया हो और अपनी रचनाओं से एक आग लगाई हो, उन्होंने जनता के बीच ये एहसास कराया हो कि उनका क्या दायित्व है, तो उन लोगों का ये दोहरा चरित्र जो है, कहीं अब जो देश जिस स्थिति में है उसमें वो जिम्मेदार तो नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने वसीम भाई, क्योंकि दोहरा चरित्र कभी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता, और दोहरी चीज़ें जब आती हैं तो बहुत समय तक कुछ मौका परस्त लोग उसका मौका तो उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और लेकिन वो देश के हित में कभी कोई चीज़ नहीं हो सकती और देश को प्रगति के और उन्नति के शिखर पर नहीं ले जा सकती। सचमुच मैं ऐसा ही मानता हूँ, इसीलिए मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने किसी के विषय में कोई छींटाकशी नहीं की, किसी के चरित्र के विषय में, किसी के स्वभाव के विषय में कोई बात नहीं कही। मैंने स्वयं को अपने आप को जो है मंच से अलग किया, लेकिन मैं लेखन से और लेखनी से कभी अलग नहीं हुआ। मैं आज भी लिखता हूँ और वही मैं सोचता हूँ, और उस सोच के लिए, उस चरित्र की दृढ़ता के लिए, उस जीवन की पवित्रता के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, इस तरह का चरित्र है वही महान है। वास्तव में जिसमें चरित्र नहीं है, जिसका चरित्र नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो अपने आप से ही हीन होता है, दूसरे को क्या उठा सकता है। जिसे संस्कारित मंच कह सकते हैं, हम उन्हें समाज का आईना कह सकते हैं, समाज को एक रास्ता दिखाने वाले मंच होते हैं वो जी। उन मंचों पर ये चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, जिनको छोड़कर, जिनकी वजह से आप उस मंच को छोड़कर निकल आए। अगर हम इसमें स्पोर्ट्स की तरफ जाएं तो स्पोर्ट्स में अक्सर देखा गया है कि अगर कोई रेसर है या अगर कोई और दूसरा खिलाड़ी है, यहाँ तक कि क्रिकेट तक में भी और बैडमिंटन तक में ये नियम लागू कर दिए गए हैं कि अगर किसी ने डोपिंग की है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फिर हमारे मंच जो समाज का आईना है, जो अगर हम बात करें कि जो देश को बदलाव की प्रतीक हैं, जो देश में एक नई क्रांति का प्रतीक हैं, उन पर ये सब खुलेआम हो जाता है, और जहाँ जो खेल की दुनिया है उसमें इस सब पे रोक लगा दी गई है। ये ठीक है, और इस दृष्टि से जो है व्यक्ति अंदर से तो सब जानते हैं, जो लोग भ्रष्ट आचरण करते हैं, जो गलत आचरण करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए देश और दुनिया को बुला करके, अपनी उन्नति को बुला करके, अपने चरित्र को बुला करके, चाहे जो भी आचरण करते हों, लेकिन अंदर से उनकी अंतरात्मा जानती है अच्छी तरह से कि मैं अपवित्रता का आचरण कर रहा हूँ, और अपवित्रता ये मेरे ही लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन वे अपने उस व्यसन के कारण, अपनी बुरी आदत के कारण वो लोग उसको ग्रहण किए रहते हैं, और वो धीरे 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 वो दुर्गुण उनको घुन की तरह से उनके पूरे चरित्र को नष्ट कर देता है। लेकिन देखने में ये आता है ना कि अगर कुछ इस तरह के लोग हैं तो भले ही उनमें ये सब चीज़ें खराबियाँ हों, लेकिन अगर हम मंचों की बात करें, लोकप्रियता की बात करें, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबकी नज़र में ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं, और सब इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, सब लोग महत्व तो नहीं समझ पाते इस चीज़ का। कोई बात नहीं, तो ये चमक दमक की दुनिया से लोग आश्चर्यचकित होते हैं और प्रलोभन में आ जाते हैं, ये तो सब चलता ही रहता है। जैसे नैतिक मूल्यों में अगर हम गिरावट की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि जनता ने भी सब कुछ जानने के बाद ये स्वीकार कर लिया? ऐसा नहीं है, ये सदैव से होता चला आया है और चलता ही रहेगा। कुछ विरले ही लोग होते हैं जो इस आचरण की पवित्रता पर ठहर पाते हैं। तलवार की धार पर चलना है और एक तरह से का संन्यास है जी। इसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो सब लोग नहीं खो पाते। अपने मन का छंदावर्तन करके वो दूसरे तरफ से निकल जाते हैं।
तो लेकिन मैं यही मानता हूँ और मैं तो जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है इस बात को प्रकाशित भी करता हूँ। और मेरे अनुसार वसीम भाई, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, और जो मन वचन कर्म से पवित्र है वह चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो मेरी दृष्टि से तो चरित्र की पवित्रता सबसे महान है, उसकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने ये बात कही, वृत्तम यत्नीन संरक्षित वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतोहता। इसी का अंग्रेजी में लोगों ने अनुवाद किया, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो वास्तव में चरित्र नष्ट हो जाने पर व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, रहेगा तो कोई नहीं यहाँ, ये सराय है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति तात्कालिक रूप पर जो है मुग्ध हो जाते हैं, तो विराट महाकाल के जो है गाल में इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। चरित्र से यदि व्यक्ति जुड़ा रहता है, पवित्रता से जुड़ा रहता है, तो उसे वो मिलता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और भौतिक समृद्धि का वहाँ कोई मान नहीं है।